आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक साहब, और उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाजुल हक साहब, वैसे तो काफ़ी मौजूआत हैं जिन पे आपसे बात होनी है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम पीटीआई की जो न्यू स्ट्रैटेजी सामने आई है, जेल भरो तहरीक, कैसी लग रही है आपको? ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है उनकी? ये मूव अच्छी मूव है? देखिए, मैं तो इतना इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि जेल भरो तहरीक जो है इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनेगा, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है टू कीप द मीडिया एंगेज और लोगों की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मदऊ कराने के लिए। लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग इस वक्त जो ख़ास तौर पर मजदूर तबका है या जो सैलरीड लोग हैं वो मोहब्बत बहुत है उनको पीटीआई के साथ, लेकिन हर कोई जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये खान साहब की स्ट्रेटजी है, वो गेज रखना चाह रहे हैं हुकूमत को भी और मीडिया को भी, तो इससे एक उनको अच्छा जो है वो इश्यूज जो है वो मिल रहे हैं इनको। अच्छा एजाज हक साहब, जिस तरह हमने देखा कि जब ये स्टार्ट हुई, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आसिम स्वाति, पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उन्होंने गिरफ्तारियां दी। आज केपी में कुछ इस तरह के मामलात नहीं थे, तो आप भी इंडोर्स करते रहते हैं, ऑल्दो आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ वेरी सिंबॉलिक है, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। फ्यूचर में देख सकते हैं हम कि आप भी इस तहरीक में शामिल हो जाएं, गिरफ्तारी दें, आप करते रहें, अलायंस है आपका एक तरह का? मुझे तो बगैर तहरीक चलाए गिरफ्तारी के चक्कर में डाल दिया, नोटिस आ गए हैं और बड़ा मालदार मैं बन गया हूँ। 1.8 अरब पता नहीं डॉलर हैं, जी, कुवैती दिनार हैं कि कतरी रियाल हैं या रुपए हैं। तो ये तो एक मतलब मुझे समझ नहीं कितनी बुखलाहट नहीं, कहाँ से आपको आ गई किसने है कि नोटिस मुझ जारी जैसे किया है शख्स सर? पे। नैब। आपको किसने नोटिस जारी किया, जरा थोड़ी डिटेल बताइएगा, हमारे व्यूअर सुनना चाहेंगे सर। आप जैसे बड़े आदमी जी को कैसे देखें, नोटिस चला गया सर? नोटिस आया है एफआईए की तरफ से और अजीब व गरीब नोटिस है। इसलिए मैं ये कह दूं कि एक केस जो कि किसी पे चल रहा था नैब के अंदर, जो क्लोज हो चुका है 1.5 साल से, तो नैब के अलावा एसेट्स बियॉन्ड मींस का कोई और अदारा नहीं कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्होंने अब खत्म कर दिया है। कोई जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जब तक के रऊफ क्लासरा साहब की गाड़ी में से कैश ना निकले 1.5 अरब रुपया, तो इनको पकड़ा नहीं जा सकता। वो फलूदे वाले और मुश्ताक चपरासी वगैरह सब की माफी हो चुकी है। तीसरा एक और छोटा सा था जो जो कि एफबीआर पे डिक्लेयर्ड है, वो क्योंकि मेरे साथी हैं इसलिए मुझे तंग करने के लिए उनको तंग किया जा रहा था। उनको तंग करने के लिए जैसे कि उनकी फैक्ट्री पे छापा मारा गया और वहां से बजाय सैंपल ले जाने के सैकड़ों किलो चाय ले गए वहां से उठाकर। तो मुझे बुलाया गया है 160 सीआरपीसी के तहत। 160 सीआरपीसी कहती है कि आप आए, किसी के खिलाफ विटनेस दें, विटनेस बने आप आगे। विटनेस यानी कि दे वांट टू इंक्वायर मी आल्सो। तो उसमें आप किसी को भी बुला सकते हैं। आप मतलब जिस शख्स को सड़क पे चलते हुए बुला सकते हैं कि जी आए 160 सीआरपीसी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ है, जो कि बड़ा दुख भी हुआ है, कि एक ही चीज थी जो कि मेरा सासा था। मैं समझता था कि मुझ पे कभी कोई करप्शन का या मेरी फैमिली पे इल्जाम नहीं लगा। इस बात की तस्दीक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक दफा मेरे मामू के साथ बैठकर की। डॉक्टर बिशारत लाई उनके बाद में आखिरी दिनों में बड़े ताल्लुकात करीबी हो गए थे। आमिर नाज़िर चट्टा और फारूक लगारी की वजह से वो भी बहुत सी मीटिंग्स में जाते थे, बल्कि उनका इतना इन्फ्लुएंस हो गया था मोहतरमा के साथ, इस किस्म की केमिस्ट्री हो गई थी कि जब फारूक लगारी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो शेरपाव साहब के मुकाबले में दोनों आमने सामने थे। तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त फारूक लगारी का साथ दिया, तो फारूक लगारी साहब बन गए। तो उनको भी मोहतरमा ने कहा, देखें आमिर नासिर चट्टा साहब आपके साथ आते हैं, जब भी कोई ज़ियाउल हक के बारे में हमारा कोई साथी बात करता है तो ये बड़ा लड़ते हैं हमारे साथ। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं एक बात की तस्दीक कर सकती हूँ कि करप्शन का मैं कोई इल्ज़ाम नहीं, वैसे हमारे इख्तलाफात बहुत हैं, लेकिन करप्शन पे मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, क्योंकि उनके बारे में या उनके खानदान के बारे में हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्रेडिट नहीं हो सकता कि आपकी मुखालिफ तरीन हुकूमत नजरियाती तौर पर हो और वो तस्दीक कर दे।
और अब एक अपनी हुकूमत हो जिनको जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने अपनी उम्र लगा दी, जिनके किले को बड़ा मजबूत किया, जिनकी बोरी में से जब दाने गिर रहे थे तो उनको सी दिया, तो इनकी हुकूमत होते हुए मुझे नोटिस देना, मुझे तंग करना, यानी कि मुझे समझ नहीं आई कि इतनी बुखलाहट क्यों हो गई है ये आपसे तो कौन और फिर नाराज है जदुल साहब? आपसे कौन नाराज? एस्टेब्लिशमेंट नाराज है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि नैब वगैरह ये इस तरह की चीज़ें वो मैनेज करते रहे हैं माजी में, या आपसे शहबाज शरीफ साहब नाराज हैं, या उसका जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं? ये कौन आपसे नाराज है कि आप जो बता रहे हैं कि नोटिस इशू हैं? देखिए, ये तो मुझे अभी खुद समझ नहीं आ रही कि क्या वजह क्या है इसकी, और कौन नाराज है। एक आधी बात मैंने जो की थी माजी के अंदर, वो मुलाकातों की बात मैंने कह दिया था कि छुप के मुलाकातें होती हैं, शायद उस वजह से कोई बात हो। राणा सनाउल्लाह साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि जिनके साथ FIA मतलब जिनके मतहत है, जी, तो उन्होंने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन यह है कि नोटिस मिला बाद में, और खबर जो ऐसे चली जैसे कि किसी ने सारे टेलीविजन को जो है ना वो लिख कर एक ही खबर जो है या मतलब यकमुश्त पहुंचा दी। अब वो पता नहीं पैमरा की तरफ से गई है या किसी और अदारे की तरफ से गई है, ये नहीं, तो मुझे पेमरा पता मेरा ख्याल है लिख के खबरें तो नहीं भेजता किसी को सर, वो तो उल्टा हमें वो डायरेक्शंस आती हैं कि ये खबर या ये फुटेज फलां चीज़ चल सकती है नहीं चल सकती। पेमरा तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसका काम हमें खबरें भेज के चलवाना नहीं है। अपना दुश्मन अपना मुखालिफ किसी और जगह तलाश करें भाईजान। चले, फिर हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हो या कोई और अदारा हो जो कि खबरें इस तरह जिनके कहने पर ही खबरें चलती हैं। ये वैसे आपकी इस हालांकि और बड़े आपसे अहम सवाल पूछने आज की प्रोसीडिंग के हवाले से बड़ा केसेस अहम है आपके, कहाँ से मतलब है? ये तो आपने जैसे कहा नवाज शरीफ साहब तो अपने आप को उनका बेटा कहते थे ज़िया-उल-हक साहब का, और बाद में मिशन कंप्लीट करने के लिए भी बड़ी तकरीरें हैं, आपके घर आना, अपनी उम्र की ज़िया साहब ने दुआ दी, वो जो बातें आपने बताई है, तो कहाँ पे आपके इतने मसले शुरू हो गए कि मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उनकी हुकूमत के होते हुए जनरल ज़िया-उल-हक साहब के ये बेटे जो हैं बड़े, उनको इंक्वायरी के लिए FIA ने बुला लिया कि इधर आएँ और हमारे सवालों जवाब का दें? कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्लू देंगे कि कहाँ से मामला शुरू हुआ, या जनाब मुशर्रफ का साथ देने से वो नाराज हो गए क्योंकि आप उनकी कैबिनेट में वजीर बने थे बाद में जब 2002 के इलेक्शन में? देखिए, मैंने एक कल क्लासर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी सी मतलब मैंने कहा कि ये एक मुफाहमत का टाइम है, यानी मुफाहमत होनी चाहिए सब लोगों में, अदारों में। जिस तरह के आज आपने देखा है कि अदलिया को भी बख्श नहीं रहे, जजेस को भी नहीं बख्श रहे, यानी कि यहाँ तक हम नौबत यानी टोटल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो रही है। तो मैंने एक छोटा सा किस्सा सुनाया था। मैंने कहा कि मेरी इस सियासी तारीख के अंदर एक वो वक्त था जबकि कहा जाता था कि मोहतरमा बेनज़ीर कभी वापस इक़्तिदार में नहीं आएंगी। क्लासर साहब, आप इस चीज के बिल्कुल गवाह होंगे कि ये एक बड़ी एक थ्योरी थी जो सामने लाई गई। मैंने कहा कि जिन लोगों ने ये बात की उन्होंने ही बाद में मोहतरमा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और मोहतरमा 88 में आके यानी उस हादसे के बाद शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एक वक्त आया जब कहा गया कि ना मोहतरमा आएंगी हुकूमत में और ना नवाज शरीफ साहब आएंगे हुकूमत में। ये भी आपको पता होगा 99 के बाद जो बात हुई थी, मोहतरमा सेल्फ एग्जाइल में चली गई और नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल में भेज दिया गया 2002 में जब इंटरवेंशन हुई कतर और सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो वो वहां चले गए। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा ये कहा गया जी कि 100 साल तक आप एक वर्दी में अगर रहें तो आपको रहने की है, और हमें कहा गया जी कि मोहतरमा और नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो आप खुली सियासत करें, डट के सियासत करें। फिर हमने अपनी आंखों के आगे देखा कि मोहतरमा वापस आई, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जिसमें उनकी जिंदगी भी चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो जो लोग 10 सितंबर को 2000 कौन सा था वो आपको याद होगा, 7 में नवाज शरीफ साहब आए यहाँ पर, और उन्हें यहाँ पर प्रिंस मुकरीन आए, बड़ा मेरा उनके साथ एक ताल्लुक था, और हरेरी आए। इनकी कंपनी के साथ भी, इनके वालिद के साथ भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है, क्योंकि इनकी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन सऊदी अरेबिया व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ बैंक, तो उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने आकर एक ही सवाल किया, मतलब उसका मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को वापस ले जाते हैं, लेकिन किंग ने एक ही सवाल पूछा है कि क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे।
तो उनको वजाहत दी गई जनरल परवेज मुशर्रफ जो सदर पाकिस्तान थे उनकी तरफ से कि मोहतरमा वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा जी बिस्तरा बांधो, इसको भी हम लेकर जा रहे हैं वापस। फिर क्या हुआ, फिर हमारे देखते देखते आपने देखा कि एनआरओ हो गया, मतलब आफ्टर दी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। वहां पर अभी इंक सूखी नहीं थी तो अबू धाबी में मुज़ाकरात शुरू हो गए। जब मुझे मालूम है ये बात अच्छी तरह, क्योंकि मेरे सामने मैं आई एम प्रिवी टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कि मोहतरमा जिस दिन क्लासरा साहब वापस पहुंची तो मैंने इतना गुस्से में सऊदी हुकूमत को या उनके सरबराह को नहीं देखा जितना उस दिन, मतलब कहते हैं ना यू हिट द रूफ, इतना गुस्सा होता है कि यू हिट द रूफ। और फिर 5 मरतबा हमारे उस वक्त के वजीर खारजा को उनके वजीर खारजा का फोन आया, मैं उसका भी प्रिवी हूँ कि आप आए यहाँ पर, और वो हर वक्त बहाना कर रहे थे जाने का कि उनको पता था उन्होंने क्या कहना है। और फिर इवेंचुअली इतना प्रेशर डाला गया पाकिस्तान पे कि ही हैड टू गो और ही हैड टू एग्री दैट नवाज शरीफ विल कम बैक, और वापस आए और बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए। 2 C-130 जहाज उनका सामान लेकर आए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां साथ आई, और माशाल्लाह इलेक्शन के लिए भी उनको जो लवाजमात चाहिए होते हैं उनको मिले। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान से ना मिलो, ये ना करो, वो ना करो, उस पे कांटा लग गया है, वो सियासत में नहीं आएगा। नहीं, आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से ना मिले। कौन कह रहे हैं सर आपको, ये किसने मैसेजेस दिए हैं? मैसेज किसी ने दिए, नोटिस आने का और मकसद क्या हो सकता है आप बताएं। मतलब मैंने तो किसी का कोई एक पैसा नहीं देना किसी का, मैंने ना कभी लिया है, ना कभी मुझे नैब ने बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे पास कोई एसेट्स हैं जो बियॉन्ड। आप वहां पे जा रहे हैं, आप इंक्वायरी में वहां पेश होंगे या आप नहीं जाएंगे वहां पे, या खतरा है आपको कोई गिरफ्तारी हो सकती है आपकी वहां? यार मैं तो समझता हूँ कि उनको FIA वालों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं पेश हूँ वहां जाके, मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेश हुए, आई एम नॉट सजेस्टिंग सर, मैं कह रहा हूं कि आप पेश होंगे या नहीं होंगे। मैं तो सर ये पूछ रहा हूं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं पेश नहीं होऊंगा। अभी तो मैंने उनको लिख के भेज दिया है कि मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि केस क्या है। अब मुझे ये बताया जाए ना कि भाई कौन सा केस है, ताकि मैं तैयारी करके जाऊं। कोई क्वेश्चनेयर भेजे मुझे नहीं, उसमें जिसके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। जो लेटर भेजा है कि आपको उसमें कोई डिटेल नहीं है कि क्या इल्जामात हैं, क्या? मुझ पे कोई इल्जाम नहीं है। मुझे 160 CRPC के तहत बुलाया है। मुझ पे कोई इल्जाम नहीं है कि आप आकर किसी के बारे में गवाही दें। आप आकर, यानी अगर आप नहीं आएंगे तो फिर लाजमी बात है पकड़ेंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी करना होगा। ये लिखा हुआ है उसमें कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको पकड़ेंगे? मतलब उन्होंने कहा ना 21 तारीख को पेश हो जाएं, वरना। अच्छा, वरना का मतलब ये है कि उस पे तो ये वरना, मतलब वरना तो होता ही है ना उसमें। हाँ, नहीं डेफिनेटली आप उस पे ठीक कह रहे हैं। तो आपने वजह नहीं बताई कि नवाज शरीफ साहब क्यों नाराज हो गए आपसे, ये मामला यहाँ तक पहुंच गए सर, हालांकि यू आर फैमिली सर। मुझसे तो नाराजगी का, नवाज शरीफ साहब को तो नाराजगी मुझसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये कहता रहा हूँ बार बार कि वापस आए, खुदारा वापस आए। इस मुल्क के जो हालात बन गए हैं, हो सकता है कि आप 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, स्टेट्समैन है, आप वापस आए तो हो सकता है कि बेटर सेंस कैन प्रिवेल amongst all these people who are taking this अच्छा, आपकी जादुल हक साहब, हमेशा से समझा गया है कि आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी कंस्टिट्यूंसी रही है, बड़ी उन्होंने सपोर्ट दी। बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में 1-2 दफ़ा आपको केसेस में बुक करने की कोशिश भी की गई, आपको पता है सारा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपना जोर डाला, बल्कि जबकि आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब को आ रही थी 88 में, तो असलम बेग साहब ने, तो उस वक्त अगर हमीद गुल साहब वगैरह की उस वक्त भी कंडीशन थी कि आप उनको जनरल जियाद साहब की फैमिली को कुछ नहीं कहेंगी। और बाद में भी देखे हमने कि आपको वहाँ से बड़ी सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से आपको कभी उस तरह नहीं छेड़ा गया जो आम पॉलिटिशियंस को छेड़ा जाता, बिकॉज ऑफ द रीजंस कि आपके वालिद साहब यहाँ पे आर्मी चीफ रहे, सदर पाकिस्तान है, वो सारा क्लाउड था। अब क्या हुआ है कि वो जो आपकी कंस्टिट्यूंसी थी, सपोर्टर थे, वो रिटायर हो गए हैं, नए अफसरान आ गए हैं, अब आप वो जूनियर जो हैं वो सीनियर हो गए हैं, सीनियर चले गए। सो वो जो लेवल ऑफ एफिलिएशन, रिस्पेक्ट था आपकी फैमिली के साथ, वो नहीं रहा। लिहाजा अब आपको FIA ने भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं, साथ इसके वरना भी लिखना शुरू कर दिया। सर व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखें, नथिंग वेंट रॉन्ग और इंशाल्लाह मामला तो ठीक हो जाएंगे। मैं तो इस तरह तो मोहतरमा के दौर में 4 मरतबा, 1 दफा थाने और 3 दफा अडयाला जेल गया हूँ। लाजमी बात है कि थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई वहां से मैं निकल ही आता था। इस दफा भी इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ कि जब कुछ किया नहीं है तो मुझे किसी चीज का खतरा नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई
ताल्लुक है इस मसले से, ये मैं अभी मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मैंने कुछ अपने दोस्त जो PMLN के हैं उनसे मैंने पूछा है कि जरा मुझे पता करके बताएं। बल्कि राना सनाउल्लाह के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, यानी कि जब उन पे केस बना था तो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि ये झूठा केस है, ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। और फिर एक मेरे पे भी किसी ने एक दफा वो एक वहां पे डेथ हो गई थी, मैं कहीं और बैठा हुआ था, तो हम पे 109 का मुकदमा हो गया जो 3 साल तक हम भुगतते रहे। तो उसमें राना नहीं, साहब आप ने पे बड़ी भी सपोर्ट दी थी। इट्स क्वाइट इरानिकल, आप पे भी 109 का मुकदमा हुआ है सर? हाँ, 109 का मुकदमा हुआ, 48 पेशियां हुई, वो हमने भुगती जाके। ये तो मैं इसलिए मतलब पूछ रहा हूँ सर, बहुत सी में इसलिए पूछ रहा हूँ रानी काल के भुट्टो साहब पे भी तो यही केस था जो जनरल जिया साहब के दौर में बना था कि उन्होंने बैट किया था मर्डर में, या उसके नवाब कसूरी साहब के। सो इट्स क्वाइट रानी काल के आप पे भी फिर बाद में कई सालों बाद वही मुकदमा हुआ जिसमें भुट्टो साहब को फांसी हुई थी जनरल जिया साहब के दौर में। हाउ डिड यू फील दैट? आपको कैसा फील हुआ था कि समथिंग के कोई इरानिकल कोइंसिडेंटल कारमा कोई इस तरह की चीज आपको फील हुई जब ये पर्चा आप पे हुआ? नहीं, मैं देखें वो तो रिलेट नहीं कर सकते एप्पल एंड ऑरेंजेस को हम। वो और केस था, ये और केस था, ये कोई लेकिन दफा तो सर वही थी ना इजाज भाई, दफा तो वही थी जो भुट्टो साहब पे भी वही थी, आप पे भी वही थी, दफा थी और उसकी सजा भी तकरीबन मिलती जुलती होती है सर। दफा भी वही थी, लेकिन 3 साल तक भुगता भी मैंने उसको और पेशियां भी भुगती। लेकिन आप लकी रहे ना भुट्टो साहब की निस्बत, आप ज्यादा लकी रहे इजाज भाई, वी मस्ट से दैट, अल्लाह ने आपको बचाया। If I could just add in, ये आप कह सकते हैं। क्लास साहब मुझे याद आ रहा है जब लास्ट टाइम इजाजुल हक साहब हमारे शो में थे तो गिरफ्तारी हुई थी फवाद चौधरी साहब की, तो आपने एक पैटर्न बड़ा बताया था कि फवाद चौधरी, शेख रशीद और अगला नंबर आपका तो नहीं है। तो ये कुछ अभी सेफ प्ले कर रहे हैं इजाजुल हक साहब, खुल के बात नहीं कर रहे। इजाजुल हक साहब हैज बीन वेरी, मुझे कहने दें, मतलब इनसे हमने ब्लंट होकर कभी भी कोई सवाल पूछे, चीजें पूछी, ही हैज बीन वेरी ओपन ऑनेस्ट एंड ब्लंट, ये मुझे कहने दें। और उसकी बाद उनको मेरा ख्याल इश्यूज भी होते हैं। तो सर जी ये तो चले, आपने कहा कि यू स्टेड लकी कि आपके दफा 109 लगी, तो भुट्टो साहब वाज अनलकी सर इन दिस सेंस? देखिए वो केस और केस था, ये केस और केस था। अभी हम यहाँ, मैं वकील तो हूं नहीं कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बता सकूं। एज ए इजाजुल हक, नॉट एज ए सन ऑफ जनरल जिया साहब, एज ए इजाजुल हक पॉलिटिशियन, एक आपकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके तहत है, आप जजमेंट तो दे सकते हैं, राय तो दे सकते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी जो हुई थी वाज इट जस्टिफाइड अंडर 109? देखिए ये बड़ी लंबी बहस है क्लासर साहब, इस बहस में आप पढ़ जाएंगे तो फिर सारा प्रोग्राम आपका हम कोई और प्रोग्राम चला जाएगा। आप अगले हफ्ते में फिर और आप टाइम दें, मैं आपकी इसलिए भी इज्जत करता हूं कि यू आर वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट इन मैनी ओपिनियन, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। चले हम ये अगले हफ्ते कर लेंगे। लास्टली सर, अभी जो आज हमने देखी है ये कंपेन और आपने बड़ी इस पे अपनी राय दी है, ब्लंट राय दी है, जिसको हो सकता है PTI वाले पसंद ना करें, कि आपने कहा कि वो तहरीक जो है ना इल एडवाइस थी। तो खान साहब इस तरह की उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, लोगों का मिजाज नहीं देखा था कि लोग बेचारे रोज ही कमाएं, वोट तो देने को तैयार हैं लेकिन वो जेल जाएं, पीछे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, वकील हैं, और फिर कल को जमानत भी नहीं करवा सकते क्योंकि खुद जा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। तो खान साहब ने किसकी एडवाइस पे ये शुरू किया है जो लग रहा है कि उस तरह ये क्लिक नहीं कर सकी ये तहरीक? और आप जैसा बंदा भी बिल्कुल सही कह रहा है। देखें अभी इट इज टू अर्ली टू से क्लिक किए कि नहीं किए। कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दी है, कुछ लीडर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। मैं क्लासर साहब ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, मैंने वजीर आजम साहब से भी अपील की है, मैंने कहा कि मैं सबको जाके मिलूंगा। आपको हैरानी होगी कि मैंने कहा मैं जरदारी साहब को भी मिलना पड़ा, उनको भी जाके मिलूंगा। मतलब ऑल आर मतलब डिफरेंसेस असाइड, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मैं अपने रोक नहीं पा रहा इजाज़ में, आपके पास ना हर दफा कोई ना कोई नई खबर होती है और मैं प्रॉम्प्ट हो जाता हूँ। आपकी कभी बेनज़ीर भुट्टो साहब से और जरदारी साहब से डायरेक्ट भी कोई राब्ते रहे हैं, माजी में कोई बातचीत हुई हो कि लेट्स बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, कभी रहे हैं डायरेक्ट बातचीत हुई हो आपकी? ऐसा तो नहीं हुआ, डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन रहमान मलिक साहब ने एक दफा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मुझे कहा था। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है, लंदन में मुझे मिल गए थे और आपको मालूम है कि उनका हमारा कुछ पीछे ताल्लुक रहा है। अब मैं उसमें नहीं जाता, अल्लाह ताला उनको बख्शे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया अपने, वो क्या था उनका जो उनकी शॉप थी, सबवे था। सबवे था, वहां पे मैं भी गया हूँ, एजवे रोड पे जो उनके भाई हैं खालिद भाई, एजवे रोड पे वहां बर्गर मैंने भी खाए हुए हैं, काफी मैंने भी पी हुई है।
मैंने वहां पर बैठकर एक डाइट कोक पी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी और मोहतरमा की मैंने मीटिंग करवानी है और जहां आप कहेंगे वहां मुलाकात होगी और दावत भी आपको हम उनसे दिलवाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। ये 2007 की मतलब बात उनकी कर रहे हैं मेरा ख्याल है, अगस्त वगैरह, अगस्त ये बिल्कुल सितंबर। ये उन्हीं दिनों की बात है जब नया नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। अच्छा, 2006 था और वो, उसके बाद इट वाज 2006। वही उसके उस वक्त की बात है। मैं भी लंदन में था, तो कहीं चलते चलते उनसे मुलाकात हो गई और फिर वो जहाँ रहते थे, मेरी सिस्टर भी वहीं रहती थी, तो कभी कभी आते जाते उनको सलाम दुआ हो जाता था तो फिर आपको उनके इनविटेशन नहीं साथ। आई बेनजीर भुट्टो तो साहबा की इंसिडेंटली? उसके बाद फिर मतलब मैं पाकिस्तान आ गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि सियासत में क्या हुआ। और जरदारी साहब के साथ मेरे वैसे ही स्पेशल ताल्लुकात हैं, आपको पता है उनके बारे में। नहीं, वो क्या यानी कि ताल्लुकात हैं सर, आप वो क्या ताल्लुकात हैं, थोड़े से कोई अगर हल्का सा हिंट कराते जाएं। आपसे तो अगले हफ्ते दोबारा आपसे पूरा शो करना पड़ेगा भाईजान, तैयार रहें आप, बड़ी खबरें हैं आपके पास तो। नहीं तो इतनी बड़ी खबर किसने दी थी न्यूज को, यानी जो लगी थी 5 कॉलम की, तो वो मेरी तो नहीं थी, वो रऊफ क्लासरा साहब की न्यूज थी। जब लगी थी, जब ये बेल हुई थी इनकी, तो उसके बाद 1-2 मरतबा उनका मुझे मेरी फोन पे बात हुई है। जरदारी साहब का शुक्रिया का फोन आया था आपको? हाँ, वो उस वक्त भी आया था, मैंने कहा मैं आपको मिलूंगा अभी आगे। और उसके बाद खाने पे मुझे प्रेसिडेंसी बुलाया था, वहां मिले। फिर उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था, उसके डिनर में मिले, खास उठकर आए। अच्छा, मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप दोपहर में लंच पे आए, तो वहां मैं आपको मिल नहीं सका प्रेसिडेंसी में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये अहमद महमूद मेरे साथ बैठे हुए थे तो उस वक्त का, तो इसलिए ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको इकट्ठा बैठाऊं और इस मसले का कोई हल निकालें। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि ऐलान करें कि रिटें विटें खत्म करें और पीटीआई को असेंबली में बुलाकर बैठाएं और ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करके इलेक्शंस करवाएं। इस तरह अगर रऊफ क्लासरा साहब जो हालात हैं, अगर इनमें आपने इलेक्शन करवाए तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह की पोलराइजेशन इस वक्त हुई भी है। चलें, बड़ी मेहरबानी, आप बहुत सारे, हालांकि दिल तो बड़ा चाह रहा है कि आपके साथ कोई 1 आध घंटा मजीद लगाया जाए, लेकिन तैयार रहें भाईजान, अगले हफ्ते फिर हम आपका मिन्नत तरला करके आपको लेंगे लाइव। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी खासी खबरें भी दी और बड़ा अपना ब्लंट और ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक यू।